नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज आपको बीएसटीसी परीक्षा से संबंधित आपको जो 10वां पेपर है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नावली हम लेकर के आए हैं। जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं मैंने आपको उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो के अंतर्गत प्रदान किए हैं। तो आपको पासिंग मार्क्स कैसे लाना है परीक्षा से पहले आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार पढ़ के जरूर जाएँ। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन प्रश्नों की जो मैंने इस वीडियो में आपको दी है। दोस्तों उससे पहले आपको हमारे नोटिफिकेशन को ऑल करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है गाइस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक करके ज़रूर जाएं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे। आपको मैंने अवैध सदैव सहित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैंने आपको लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक सारे क्वेश्चन जो आप पासिंग मार्क्स चाहते हैं, यानी कि इसका जो मॉडल पेपर होगा दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो से पहले करीब 1 महीने पहले आपको प्रदान कर दी हैं। उनकी लिंक मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है गाइस। चलते हैं उन प्रश्नों की तरफ। पीडीएफ भी मैंने आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करवाई है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग, शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है। तो शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक होगी। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन दे रखा है नए शैक्षिक अनुसंधान कार्यों के लिए, दूसरा है शैक्षणिक कौशलों का विकास करने के लिए, और तीसरा है जटिल विषय वस्तु को सरल बनाने में। तो ये तीनों ही तथ्य हमारे बिल्कुल फैक्ट में होंगे, सही है, यानी कि आपको उपयुक्त सभी आंसर इसका होगा। और ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। अब देखिएगा 2019 का जो क्वेश्चन आपको मिला था वो कौन सा है। एनसीएफ 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या परफॉर्म जो होती है हमारी फ्रेमवर्क यानी रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षण और अधिगम की धुरी क्या कहलाती है। तो शिक्षण और अधिगम की जो धुरी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है बालक केंद्रित होती है, ये बाल केंद्रित होती है एनसीएफ 2005 की शिक्षा के अनुसार। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। तो आधुनिक समय में अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम और रुचिकर बनाने के लिए उपागम का प्रयोग किया जाता है। तो किस उपागम का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें तीनों ही जो उपागम है वो महत्वपूर्ण है। व्यवहारवादी उपागम भी है, संज्ञानवादी उपागम भी है और रचनावादी उपागम भी है, यानी कि तीनों, यानी कि आपका जो द आंसर होगा वो राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है गाइस। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4, शैक्षिक तकनीकी के किस उपागम में विज्ञान के आविष्कारों का भौतिक प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, कठोर शिल्प उपागम के अंतर्गत आप विज्ञान के आविष्कारों का भौतिक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, कठोर शिल्प उपागम में। उसके बाद नंबर 5वां, निम्नलिखित में से शिक्षा तकनीकी के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो ध्यान रखें आपको यहाँ पर ये उपयुक्त सभी डी आंसर राइट हो जाएगा, यानी कि शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्यों के निर्धारण में भी किया जाता है, शैक्षिक नियोजन में मूल्यांकन में भी किया जाता है, और व्यू रचना में नियुक्तियों का चयन करने में भी किया जाता है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है गाइस। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 6, 2015 में आया था, शिक्षा में तकनीकी का उदाहरण है। तो शिक्षा में तकनीकी का जो उदाहरण होगा दोस्तों वो होगा कंप्यूटर द्वारा शिक्षण। कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा में एक नई टेक्नोलॉजी ला कर रख दी है, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में तकनीकी का उदाहरण क्या होगा। शिक्षा में तकनीकी का उदाहरण, तो यहाँ पर देखिए आजकल जो शिक्षा में तकनीकी लाई जाती है, उपयोग में लाई जा रही है, वो ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को शिक्षण करवाया जा रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा 7वें में। अगला क्वेश्चन 8वां, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान यानी NIOS ने अपने विद्यार्थियों के लिए वेब पर आधारित जो ऑडियो सेवा आरंभ की थी वो कब की थी। तो देखिए उसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जुलाई 2012 के अंतर्गत NIOS ने वेब आधारित ऑडियो सेवा आरंभ की थी, जुलाई 2012 से। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप 9वां, अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान यानी ELTI बीकानेर द्वारा विद्यार्थियों के लिए सेल फोन के माध्यम से लर्निंग की कौन सी सुविधा योजना प्रारंभ की थी। तो ध्यान रखना है CPAL योजना, यानी कि सेल फोन एडेड लर्निंग, सेल फोन एडेड
लर्निंग जो योजना थी वो लागू की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब ये कब प्रारंभ की गई थी उसका क्वेश्चन है। सेल फोन एडेड लर्निंग जो योजना है ELTI बीकानेर द्वारा कब प्रारंभ की गई थी? तो उसका दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा जून 2011 में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 11वां क्वेश्चन देखेंगे। वह अधिगम जिसे किसी एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से संपादित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम ई लर्निंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, ई लर्निंग। क्वेश्चन अगला है, ई लर्निंग में प्रस्तुतिकरण का आधुनिक तरीका क्या है? ई लर्निंग में प्रस्तुतिकरण का आधुनिक जो तरीका है वह क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखें आप, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो ई लर्निंग में प्रस्तुतिकरण का आधुनिक तरीका है, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगला देखिए, आप मेरे साथ साथ क्वेश्चनों को देखते जाएं और रिपीट भी करते जाएं, आपको यूं ही एबेसेडे कंप्लीटली याद हो जाएंगे। ठीक है, निर्देशन एवं अधिगम हेतु उपयोगी इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरणों का प्रयोग करने वाली शिक्षा तकनीकी क्या कहलाती है? तो दोस्तों वह कहलाती है हार्डवेयर तकनीकी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, हार्डवेयर तकनीकी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 14वां, तकनीकी के आधार पर श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार कैसा होगा? तकनीकी के आधार पर श्रव्य दृश्य जो सामग्री है उसका प्रकार क्या होगा? बताइए गाइस। तो इसमें ये तीनों ही हैं, अप्रेक्षित भी होगा, प्रेक्षित भी होगा और इलेक्ट्रॉनिक्स। इन तीनों माध्यमों से हम तकनीकी शिक्षा दे सकते हैं, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा नंबर 14 में, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन देखिए 15, देखते जाएं साथ साथ पढ़ते जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, एक लाइक लगाओ दोस्तों अपने अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा पद्धति अंग्रेजी में संगुइन पद्धति के नाम से विख्यात है? 15वें में देखेंगे आप लोग, आपको पहला ऑप्शन जोड़ीदार पद्धति, तीसरा है त्रिपद पद्धति, दूसरा त्रिपद पद्धति, तीसरा है समस्या समाधान और चौथा है आगमन पद्धति। तो आपको राइट आंसर कौन सा होगा उसका आपको जवाब देना है 15वें में। जल्दी से फटाफट से दीजिए दोस्तों 15 नंबर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा त्रिपद पद्धति जो है वो संगुइन पद्धति के नाम से भी जानी जाती है, त्रिपद पद्धति। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन 16वां, बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन ए है स्पीयरमैन ने, दूसरा है थ्रस्टोन ने, तीसरा है गिलफोर्ड ने और चौथा है गार्डनर ने। आप राइट आंसर दीजिए जल्दी से, आपके पास 5 सेकंड है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्पीयरमैन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, स्पीयरमैन ने बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 17, दृष्टि में संसार को सही ढंग से प्रत्यक्षीकरण करने की योग्यता एवं प्रत्यक्षीकरण के आधार पर संसार के पक्षों को पुनर्निर्माण करना किस बुद्धि के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर 17 में क्या होगा देखिए दोस्तों, तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आता है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 18वां, गौर से पढ़ेंगे, दूसरों की अनुभूति तथा विभेद करने संबंधी योग्यता किस बुद्धि के अंतर्गत आती है? 18वें में आप राइट आंसर देंगे, जल्दी से फटाफट कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अंतः व्यक्तिगत बुद्धि। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, अंतः व्यक्तिगत बुद्धि के अंतर्गत आता है। उसके बाद नंबर 19वां क्वेश्चन, आत्मचैतन्य व्यक्ति किस बुद्धि का उदाहरण है? आत्मचैतन्य व्यक्ति किस बुद्धि का उदाहरण है? 19वें में राइट आंसर बताएंगे। अंतःचेतन, अंतः व्यक्तिगत बुद्धि, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि या वास्तविक बुद्धि या संगीत में बुद्धि? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अंतर व्यक्तिगत बुद्धि के अंतर्गत आता है आत्मचैतन्य व्यक्ति। ठीक है, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, ये देखिएगा,
बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? 20वें में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों यह जो सिद्धांत था वो हमारा थर्स्टर ने दिया था। थर्स्टर ने दिया था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 21वां, सर्वप्रथम कंप्यूटर सहायक अधिगम किस देश में लागू किया गया था? कंप्यूटर सहायक अधिगम सर्वप्रथम किस देश में लागू किया गया था? तो दोस्तों ये अमेरिका के अंतर्गत किया गया था, ध्यान रखना है, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसने बहुविकल्पीय मशीन व पंच बोर्ड उपकरण बनाया था? उस साइंटिस्ट का नाम आपको बताना है। जल्दी से बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो दोस्तों वो प्रेसीज नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के क्षेत्र में बहुविकल्पीय मशीन और पंच बोर्ड उपकरण बनाया था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, प्रेसीज, ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वर्चुअल कक्षा कक्ष के लाभ क्या हैं? वर्चुअल कक्षा कक्ष के लाभ क्या हैं? तो देखिए ये सभी लाभ हैं वर्चुअल कक्षा कक्ष के जो आपको ऑब्जेक्टिव में दिखाए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भौगोलिक बाधाओं को दूर करता है, एक का एक के साथ संप्रेषण भी करता है और सत्र का रिकॉर्ड भी तैयार किया जाता है। ये वर्चुअल कक्षा कक्ष के लाभ है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्यवहारवाद क्या है? अब मैं आपको इन सभी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं आपको अब कुछ लघुत्रात्मक प्रश्न बता रहा हूँ। व्यवहारवाद में छात्र उद्दीपन की अनुक्रिया को जोड़ता है जिससे एक नया व्यवहारवाद उत्पन्न होता है। प्रारंभ में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होता है, जो उद्दीपन देखकर ही अनुक्रिया करता है वह प्रारंभ में कोरी स्लेट की भांति होता है और उसका व्यवहार पुनर्बलन और अनुशासन से भी प्रभावित होता है। ये व्यवहारवाद की प्रक्रिया थी दोस्तों। अब बात करते हैं संज्ञानवाद से आपका क्या तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन संज्ञानवाद, तो इसके अनुसार सभी अधिगम व्यवहार को परिवर्तित करने से नहीं होते, बल्कि छात्र भी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं और छात्र का मस्तिष्क कंप्यूटर प्रोसेसर की तरह कार्य करता है। अधिगमकर्ता को अधिगम तब होता है जब शिक्षक नई सूचनाओं को विद्यार्थी के साथ संगठित रूप से प्रस्तुत करता है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में छात्र व शिक्षक के समन्वय को विद्यार्थी से व्यवहार में परिवर्तन आता है। ये संज्ञानवाद की परिभाषा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप लोग रट के जाएं बिल्कुल। जनसंचार क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जनसंचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक एवं विद्यार्थी आपस में जुड़ जाते हैं, उसे हम जनसंचार कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य संप्रेषक और प्राप्तकर्ता के मध्य समन्वय स्थापित करके ज्ञान का प्रचार प्रसार करना होता है, ठीक है गाइस, उसे हम जनसंचार कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव में भी मैंने आपको बता दिया था कि सेल फोन एडेड लर्निंग योजना CPAL का परिचय दीजिए। अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान बीकानेर के द्वारा कक्षा 9 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए सेल फोन एडेड लर्निंग योजना जो जून 2011 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है वो संबंधित सामग्री और ऑडियो पाठ www.ctor.in पर उपलब्ध करवाती है। तो दोस्तों ये CPAL की ऑफिशियल वेबसाइट है www.ctor.in। इस पर यह है कक्षा 9 से संबंधित विद्यार्थियों की सभी पाठ्य सामग्री और ऑडियो पाठ भी उपलब्ध करवाता है। अगला क्वेश्चन है वेबकास्ट क्या है? गौर से पढ़ते जाएंगे। वेबकास्ट एक मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण है जिसमें शैक्षिक सामग्री को इंटरनेट पर प्रसारित किया जाता है जिससे एक साथ कई व्यक्ति देख और सुन सकते हैं, वो वेबकास्ट मीडिया होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पॉडकास्ट का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों पॉडकास्ट एक डिजिटल मीडिया सामग्री है जिसमें ऑडियो, वीडियो, रेडियो एवं PDF ये सभी चीज़ें शामिल होती है। इसके द्वारा सूचनाएं एक साथ कई व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ये पॉडकास्ट होता है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है ई लर्निंग में सीखने की प्रक्रिया को लचीला बनाने के लिए प्रयुक्त टूल्स का उल्लेख कीजिए। तो ई लर्निंग के अंतर्गत कौन कौन से टूल्स का उपयोग किया जाता है वो आपको बताने हैं। तो देखिए, सबसे पहले वेब संसाधन, उसके बाद ब्लॉग्स, वर्चुअल क्लासरूम, MP3 MP4 प्लेयर्स, मोबाइल फ़ोन, पर्सनल डिजिटल साइट या PD असिस्टेंट और वेब सेकंड जैसे टूल्स का उपयोग सीखने की प्रक्रिया को लचीला बनाने के लिए किया जाता है। मेरे साथ साथ आप पढ़ते जाएंगे, आपको याद होते जाएंगे। अब देखिएगा, ई लर्निंग के 5 प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं। ई लर्निंग कार्यक्रम के मूल्यांकन में किन बिंदुओं का निर्धारण किया जाता है, आप ऐसे भी पूछ सकता है। तो 5 पॉइंटों की हम बात करेंगे। देखिएगा, श्रोता के स्तर को ध्यान में रखना होगा। दूसरा पॉइंट है विषय वस्तु के अनुसार पाठ्यक्रम रचना। तीसरा है पेज डिज़ाइन पर ध्यान देना। चौथा है सीखने वाले को व्यस्त रखें और आकर्षक भी बनाएं। और विषय वस्तु का उपयोगी होना। ये सब ई लर्निंग के प्रमुख अवयव हैं या कंटेंट हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखें। कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त 4 प्रकार की अंत्यक्रियाओं के नाम बताइए। तो पहला है TLI, अध्यापक विद्यार्थी अंत्यक्रिया, टीचर लर्नर इंटरेक्शन, अध्यापक विद्यार्थी अंत्यक्रिया। उसके बाद में है LLI, लर्नर लर्नर इंटरेक्शन, ये होती है विद्यार्थी विद्यार्थियों के बीच में। उसके बाद TMI, टीचर मटेरियल इंटरेक्शन, यह अध्यापक और सामग्री के बीच अंत्यक्रिया होती है। नंबर 4 है LMI, लर्नर मटेरियल इंटरेक्शन। तो दोस्तों ये विद्यार्थी सामग्री अंत्यक्रिया के बीच होती है, विद्यार्थी और सामग्री के बीच की अंत्यक्रिया। तो आपको चारों को ही याद करना होगा, पूछ सकता है आपसे एग्जाम के अंतर्गत। ठीक है गाइस। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, गार्डनर द्वारा प्रस्तावित बहुबुद्धि की विमाएं क्या है। नंबर 1 भाषाई बुद्धि, दूसरा तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा है संगीतमय बुद्धि, चौथा है स्थानिक बुद्धि, उसके बाद शारीरिक गतिमान बुद्धि, उसके बाद अंत्य व्यक्तिगत बुद्धि और लास्ट है अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। ये आपको 7 याद रखनी है। बहुबुद्धि की विमाएं है, गार्डनर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, 15 में आया था, इंटरनेट एवं अन्य दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग करते हुए शिक्षा ग्रहण करना क्या कहलाता है। तो दोस्तों इंटरनेट व अन्य दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करते हुए शिक्षा ग्रहण करना कंप्यूटर सहायता अधिगम कहलाता है। कंप्यूटर सहायक अधिगम कहलाता है, CPL। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा में कंप्यूटर सहायक अधिगम की आवश्यकता क्या है, बताइए। पहली आवश्यकता होगी कि विद्यार्थियों के अधिगम में सहायक होता है। दूसरा है शिक्षक प्रशिक्षक पर दबाव कम होता है। तीसरा है कंप्यूटर सहायक अधिगम द्विपक्षीय संप्रेषण में सहायक होता है। और चौथा है विद्यार्थी में कंप्यूटर के प्रति जागरूककारी प्रति करना। ठीक है, तो यहाँ से आप निबंधात्मक प्रश्न भी बना सकते हैं। आपको निबंधात्मक प्रश्न किताब में दिया गया है, आप इनके बारे में विस्तार से समझा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान की प्रायोजना कल्प क्या है, यानी CALP। ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से लेकर के 8 तक जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए ये योजना बनाई गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य अधिगम को सरल एवं रुचिकर बनाना, ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों के शिक्षण में समानता लाना था। उसमें कंप्यूटर व सॉफ्टवेयर का प्रयोग भी किया जाता था। ठीक है दोस्तों, ये CALP हो गई। उसके बाद बात करते हैं CAI क्या है, यानी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। ये दो चीज़ें हैं, कंप्यूटर सहायक अधिगम और कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, दोनों में ही अंतर है दोस्तों। तो देखिएगा, अब कंप्यूटर सहायक अनुदेशन क्या है, दूसरी परिभाषा है। तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन एक विद्यार्थी और शिक्षक कंप्यूटर नियंत्रित डिस्प्ले, अनुक्रिया एवं आउटपुट डिवाइस के मध्य शैक्षणिक निष्कर्ष को प्राप्त करने हेतु की गई अंतक्रिया, वो हमारी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, शैक्षिक निर्देशन व परामर्श में कंप्यूटर का क्या उपयोग है। उत्तर होगा कंप्यूटर निर्देशन एवं परामर्श में भी
महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। कंप्यूटर द्वारा विद्यार्थियों के निदानात्मक शिक्षण के पश्चात जो ज्ञात कमजोरियां होती है उनके अनुरूप उपचारात्मक अनुदेशन दिए जाते हैं और साथ ही विद्यार्थियों को व्यावसायिक निर्देशन भी दिया जाता है। ठीक है गाइस, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। वर्चुअल कक्षा कक्ष क्या है? वर्चुअल कक्षा कक्ष एक ऐसा कक्षा कक्ष होता है जिसके अंतर्गत शिक्षक और प्रशिक्षक और विद्यार्थी ऑनलाइन वातावरण में वेब कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं। उसे हम वर्चुअल कक्षा कक्ष कहते हैं। ये आपको डेफिनेशन याद रखना है। उसके बाद सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है? ठीक है, कंटिन्यूअस एवं कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, CCE जिसको बोलते हैं। तो ये विद्यालय आधारित मूल्यांकन की वह प्रणाली है जिसमें विद्यार्थियों के विकास के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। उसे हम CCE कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी जो श्रेणी का निर्धारण किया जाता है वो उसे रेटिंग स्केल का नाम से जाना जाता है। उस तकनीक का प्रयोग आप किस प्रकार करेंगे? तो देखिएगा, श्रेणी निर्धारण पैमान रेटिंग स्केल, इसमें विद्यार्थियों के किसी भी विशेषता के संबंध में गुणात्मक रूप में मूल्यांकन को प्रदर्शित किया जाता है। रेटिंग स्केल है वो आंकिक, गुणात्मक या दोनों प्रकार का हो सकता है। रेटिंग स्केल पूर्णतावादी या विश्लेषणी हो सकता है। पूर्णतावादी स्केल में एक साथ कई प्रकार के विस्तार हो सकते हैं, जबकि विश्लेषणी में विविध विस्तारों के लिए अलग अलग स्केल होते हैं। इसका उपयोग चेकलिस्ट की तरह भी किया कर सकते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद अगला क्वेश्चन है रूब्रिक्स क्या होते हैं? रूब्रिक्स क्या होते हैं, ये किस प्रकार उपयोगी है? रूब्रिक्स विद्यार्थियों के लिए प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के रेटिंग स्केल होते हैं जिनके आधार पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के साथ साथ प्रदत्त कार्य और अधिगम उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी द्वारा मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है? तो केस स्टडी इस विधि के द्वारा परियोजना बनाना है। परिकल्पना उसके निरसनकों के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है। किसी परियोजना या केस स्टडी का परीक्षण करने के लिए जांच प्रश्नावली बनाकर ही परिकल्पना के विषय को परखा जाता है कि कौन सी विधि, कौन सी प्रक्रिया संग्रह के साथ जो तरीका अपनाया जाता है क्या वो पूर्व निर्धारित किया जा चुका है। प्राप्त डाटा का विश्लेषण, उनके परिणाम प्राप्त किया जाता है, उसका संक्षिप्त विवरण लिखा जाता है। इसके आधार पर परियोजना या केस से संबंधित निष्कर्ष का पता चलता है। ठीक है गाइस, अब देखिएगा आगे। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, व्याख्यान विधि को प्रभावित करने के लिए कौन कौन सी प्रविधि काम में ली जाती है, उनका परिचय दीजिए। तो सबसे पहली विधि हम संशोधित व्याख्यान विधि के बारे में बात करेंगे। उसके बाद व्याख्यान प्रदर्शन विधि। संशोधित व्याख्यान विधि के बारे में देखिए दोस्तों। व्याख्यान शिक्षण विधि को अधिक उपयोगी बनाने के लिए शिक्षक, प्रशिक्षक, विद्यार्थी शिक्षण में अंतःक्रिया या TLI को सम्मिलित किया जा सकता है। अतः व्याख्यान के साथ TLI और TLM को जोड़ने के लिए व्याख्यान विधि के कई दोषों को दूर किया जा सकता है। व्याख्यान को अधिक बेहतर बनाया जा सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी को प्रश्न पूछने के साथ साथ भी उसे प्रेरित करती है। अतः यह विधि और भी अधिक कारगर सिद्ध हो सकती है। तो ये संशोधित व्याख्यान है। उसके बाद व्याख्यान प्रदर्शन विधि अगली होगी। देखिएगा, व्याख्यान प्रदर्शन विधि में व्याख्यान और प्रदर्शन दोनों ही लाभ होते हैं। इस विधि का जो विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन विषयों के शिक्षक अधिक काम में लेते हैं। उसके बाद विद्यार्थी शिक्षक प्रदर्शन के द्वारा स्थूल अनुभव प्राप्त करते हैं। यदि प्रदर्शन व्याख्यान में उचित दिशा में वाद विवाद किया जाए तो यह शिक्षण विधि बहुत प्रभावी होती है। इसको और अधिक बेहतर बनाने के लिए अर्थात विद्यार्थी, शिक्षक और सामग्री के मध्य अंतःक्रिया बढ़ानी चाहिए। अतः व्याख्यान प्रदर्शन विधि में चारों अंतःक्रियाओं को काम में लिया जाता है जो मैंने आपको ऊपर बताई हुई है। ठीक है दोस्तों, अगर हम TLI और LLI व्याख्यान में सुधार करेंगे तो TMI और LMI में प्रदर्शन ऑटोमेटिक ही सुधार आ जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, ह्यूरिस्टिक विधि से क्या तात्पर्य? इंपॉर्टेंट है, 2017 में आई थी।
देखिए, यह एक बाल केंद्रित विधि होती है जिसमें विद्यार्थी स्वयं खोज करता होता है और स्वयं खोज करके निरीक्षण प्रयोग करता है, सीखता है। इसमें शिक्षक ऐसी गतिविधि को सम्मिलित करता है जिसमें विद्यार्थी स्वतंत्र रहकर कार्य करता है और सीखता भी है। ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खोज करना। इस विधि में कक्षा के समक्ष कोई समस्या प्रस्तुत की जाती है और प्रत्येक विद्यार्थी की जिम्मेदारी होती है कि वह विभिन्न स्रोतों से सूचना को एकत्रित करके अपनी समस्या का समाधान करे। ठीक है गाइस, ये ह्यूरिस्टिक विधि होगी, इंपॉर्टेंट है, आप लोग रट लें बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रायोजना विधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लाभ और हानि को बताना है। तो इसके लाभ देखेंगे। सबसे पहले नंबर 1, विज्ञान व अन्य प्रायोगिक विषयों में रुचि उत्पन्न करती है। नंबर 2, इस विधि के द्वारा अवबोध व सृजनात्मकता का विकास होता है। अगला है, इस विधि से आत्मविश्वास, सहयोग, नेतृत्व और संवेदनात्मक स्थायित्व विकसित होता है। नंबर 4, यह विधि जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करती है। इसके अलावा विद्यार्थियों में रुचि, प्रशंसा करने जैसे गुणों का भी विकास करती है। यह विधि स्थूल एवं सूक्ष्म वैज्ञानिक कौशलों का विकास करती है। और लास्ट है इसका लाभ, खाली समय का सदुपयोग करने में विधि उपयोगी होती है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों इसकी सीमा या कमियां क्या है। नंबर 1, यह विधि शिक्षक के लिए बहुत कठिन होती है क्योंकि इसमें शिक्षक को बहुत अधिक परिस्थितियों का निर्माण और योजना बनानी पड़ती है जिनको क्रियान्वयन करने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ता है। नंबर 2, दूसरी सीमा है, इस विधि में प्रदर्शन विधि से अधिक उपकरणों की आवश्यकता होती है। नंबर 3, इस विधि के द्वारा शिक्षण में अधिक समय लगता है, अतः पाठ्यचर्या को समय पर पूरा करना कठिन होता है। नंबर 4, जब व्यक्तिगत रूप से विषय का परियोजना का कार्य करते हैं तब आपस में समन्वय करना कठिन हो जाता है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन। अब देखिए, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के कौन कौन से प्रकार हैं। नंबर 1, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को शिक्षण कौशलों पर नियंत्रित अभ्यास के अवसर प्रदान किए जाते हैं जिससे उसके पूर्व के शिक्षण कौशल पर स्वामित्व हो जाता है। अगला होगा पॉइंट इसका ट्यूटोरियल। अब देखिए, ट्यूटोरियल के अंतर्गत इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को सूचना का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसका कार्य विभिन्न रूपों जैसे ड्रिल एंड प्रैक्टिस, खेल और अनुकरण का विस्तारीकरण करते हैं। नंबर 3, खेल सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यार्थी विषय वस्तु में अधिकाधिक अंक लाता है और साथ ही विद्यार्थी को कंप्यूटर खेल की प्रतियोगिता में हराने हेतु प्रेरित भी होता है। उसके बाद अनुकरण करता है। अनुकरणीय सॉफ्टवेयरों के माध्यम से विद्यार्थियों को जीवंतता अथवा वास्तविक जीवन के लगभग परिचय करवा सकते हैं। नंबर 5, खोज। विद्यार्थियों को एक विषय से संबंधित खोज करने की चुनौती देना जैसे संकलन, विश्लेषण, तुलना और मूल्यांकन आदि। अगला पॉइंट है समस्या समाधान। इसमें विद्यार्थियों में समस्या का समाधान का कौशल विकसित होता है। समस्या समाधान के सॉफ्टवेयर द्वारा विद्यार्थियों को बहुत सारी घटनाओं और उनकी प्रतिक्रियाओं का परिणाम को दिखाया जा सकता है। उसके बाद अगला है पोर्टफोलियो क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों पोर्टफोलियो, इसके लाभ भी बताने। तो देखिए, एक सुसंगत विद्यार्थी पोर्टफोलियो बनाने में यह निर्धारित करता है कि किस उद्देश्य के लिए पोर्टफोलियो बनाया जा रहा है। इस विद्यार्थी के अकादमिक एवं कार्य अनुभव से संबंधित रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए ग्राफिक रेखा चित्रों के द्वारा महत्वपूर्ण सूचना को संबंध से प्रस्तुत किया जा सकता है। फोटोग्राफ व चार्ट विद्यार्थियों को व्यक्तिगत समृद्धि को दर्शाते हैं। अन्य माध्यम जैसे सीडी, वीडियो, संगीत पढ़ने के तरीकों से रचनात्मकता का पता चल जाता है। लेखन कार्य जैसे निबंध, सृजनात्मकता, कहानियाँ, रिपोर्ट, भाषण और समाचार पत्रों लेख आदि भी पोर्टफोलियो में सम्मिलित किए जाते हैं। विद्यार्थियों के लिए याद रखना महत्वपूर्ण है कि पोर्टफोलियो में सबसे श्रेष्ठ कार्यों को प्रतिनिधित्व करना चाहिए। ये केवल विगत वर्षों में उसके द्वारा लिखे गए प्रत्येक कागज़ से भरा हुआ फोल्डर नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी पोर्टफोलियो बनाने के कई लाभ हैं। विद्यार्थी में अपना पोर्टफोलियो बनाते समय समालोचनात्मक का विकास होता है, पहला पॉइंट। दूसरा है इसके रखरखाव के दौरान विद्यार्थी अपने कार्य का मूल्यांकन करना सीख लेता है। तीसरा है निश्चित क्षेत्र में किस प्रकार सुधार किया जा रहा है इसके लिए प्रयासरत हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट होगा
विद्यार्थियों के समग्र विकास व अकादमिक प्रगति का संपूर्ण सत्र का लेखा जोखा पोर्टफोलियो के रूप में तैयार करके अभिभावकों को ईमेल ब्लॉग के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। पोर्टफोलियो के माध्यम से अभिभावक स्वयं विद्यालय वेबसाइट द्वारा विद्यार्थियों की उपलब्धियों को जान सकते हैं। तो पोर्टफोलियो मैंने आपको बताया इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन, अभिक्रमित अनुदेशन से क्या अभिप्राय है? छोटा सा है, इस तकनीकी में अभिक्रमित अनुदेशन को समझाइए। तो अभिक्रमित अनुदेशन में विद्यार्थी के व्यावहारिक प्रारंभिक व्यवहार व अंतिम व्यवहार को ध्यान में रखकर स्वयं अध्ययन सामग्री का निर्माण किया जाता है, जिसमें विद्यार्थी स्वयं पढ़ता है। अब देखिएगा आगे, पढ़ता है, समझता है, सक्रिय रहकर अनुक्रिया करता है, इसमें तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, इसमें विद्यार्थी को पुनर्बलन मिलता है। अभिक्रमित अनुदेशन में विद्यार्थी का सतत मूल्यांकन होता रहता है। विद्यार्थी अभिक्रमित अनुदेशन के माध्यम से अपनी स्वयं की गति के एक फ्रेम को सीखने के बाद दूसरे फ्रेम पर जाता है। इस दौरान प्रत्येक फ्रेम पर विद्यार्थी का सतत मूल्यांकन होता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब देखिएगा आपको यूनिट नंबर 2 के बारे में जानकारी देंगे। अब यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत आपको एबेसिडे जो मिलेंगे वो आप ध्यान से पढ़ते जाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं हम उन प्रश्नों की एबेसिडे जो आपको मैंने वीडियो के अंतर्गत उपलब्ध करवाए हैं। पहला क्वेश्चन, संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। विचारों का आदान प्रदान भी होता है, गतिशीलता होती है, दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, इनमें से माध्यम के आधार पर संप्रेषण का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ऊर्ध्वगामी जो संप्रेषण है वो संप्रेषण का प्रकार नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। उसके बाद श्रव्य संप्रेषण का माध्यम क्या है? तो दोस्तों श्रव्य संप्रेषण का जो माध्यम है वो ग्रामोफोन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का अनुभव प्रतिमान किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यहाँ पर एडगर डेल्स के माध्यम से, चौथे में सी होगा। अगला क्वेश्चन, एडगर डेल्स के अनुभव शंकु के आधार पर किस माध्यम से अधिगम अधिक स्थायी होता है? तो नंबर 5वें में दोस्तों यहाँ पर प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव द्वारा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 5वें में ऑप्शन बी राइट, प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2017 में आया था, निम्न में से जनसंचार का माध्यम क्या है? तो दोस्तों उपयुक्त सभी, ये सभी जनसंचार के माध्यम है, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि। उसके बाद नंबर 7वां, चित्रों, मानचित्रों, स्ट्रिपों, कार्टून, रेखा चित्रों व फोटोग्राफ आदि का प्रदर्शन करने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो दोस्तों फ्लैनल बोर्ड है इसका उपकरण, जिसमें चित्रों, मानचित्रों, कार्टूनों को देखा जाता है, फ्लैनल बोर्ड, ऑप्शन डी बी राइट होगा, फ्लैनल बोर्ड। अब देखिए अगला क्वेश्चन, विजुअलाइजर का सबसे महत्वपूर्ण अवयव कौन सा है? तो यहाँ पर होगा दोस्तों आइरस। विजुअलाइजर का मतलब होता है देखने से, और देखने के लिए हमारे लिए आंखें होती हैं और आंखों में एक आइरस लगा होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, आइरस। अगला क्वेश्चन 9वां, समाज में विभिन्न रूप से सक्षम बच्चों को विद्यालयों में अन्य विशेष योग्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसका आंसर होगा समावेशी शिक्षा कहलाता है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल डिस्प्ले का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ब्रेल डिस्प्ले का जो उपयोग है वो हमारे लिए दृष्टिबाधिता यानी अंधे व्यक्तियों के लिए किया जाता है, अंधे प्राणियों के लिए किया जाता है ब्रेल डिस्प्ले, अंधे दृष्टिबाधिता जिसकी होती है। अगला क्वेश्चन 11वां, वह उपकरण जो दृश्य निर्योग्य या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए होता है। तो दोस्तों उसमें होगा ब्रेल डिस्प्ले, उल्टा पूछा गया है बिल्कुल अब इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12वां देखिएगा, शैक्षणिक तकनीकी में दृष्टिबाधिता के निराकरण हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दृष्टिबाधिता के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जोज रीडर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर, 16 में पूछा गया था, ये जोज रीडर होगा। अगला क्वेश्चन, वह उपकरण जिसमें प्रकाश किरणों का उपयोग कर आवाज़ को प्रकाश संवेदी रिसीवर तक संचरित किया जाता है। तो वो होगा दोस्तों इंफ्रारेड होता है, उपकरण है उसका नाम इंफ्रारेड, ऑप्शन सी राइट होगा।
क्वेश्चन नंबर 14, देखिए विद्यार्थियों की उच्चारण क्षमता में सुधार में सहायक उपकरण कौन सा है? तो होगा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम, स्पीच रिकॉग्निशन प्रोग्राम, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 15, एक ऑडियो और रेडियो स्क्रिप्ट की प्रमुख मांग निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन ए दे रखा है, या वार्तालाप युक्त भाषा में होनी चाहिए, ये लेखन युक्त भाषा में होना चाहिए, और उसके बाद में अगला ऑप्शन दे रखा है आपको, ये औपचारिक भाषा में होना चाहिए या फिर यह साहित्यिक भाषा में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों, यह वार्तालाप युक्त भाषा में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 16, अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ क्या होगा? अभिक्रमित शब्द का अर्थ क्या है? अभिक्रमित का मतलब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 है, गौर से पढ़िएगा। तो देखिए, क्रमबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से विषय वस्तु के खंडों का प्रस्तुतिकरण ही विक्रमित कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है दोस्तों, तो बार्टसन ने दिया था, ये बार्टसन थे महोदय जिन्होंने रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का नियम प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18वां, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में कौशल अधिग्रहण अवस्था का सोपान क्या है? 18वां, तो यहाँ पर से हो जाएगा कौशल का अभ्यास में पुनः निरीक्षण करना, सी ऑप्शन राइट। 19वां देखिएगा, निम्न में से उद्दीपन परिवर्तन कौशल का घटक नहीं है। निम्न में से उद्दीपन परिवर्तन कौशल का घटक नहीं है, तो दोस्तों तारतम्यता नहीं होगी, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृत्रिम शिक्षण वास्तविक परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण करना क्या कहलाता है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा अनुरूपित शिक्षण, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा 21वां क्वेश्चन, जब 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिलकर शिक्षण करवाते हैं तो उसे हम दल शिक्षण कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन आगे, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड क्या है? तो यह एक वृत्त आकार का अंतःक्रिया उपकरण है जो कंप्यूटर से जुड़ा रहता है या कंप्यूटर के डेस्कटॉप को इस बोर्ड की तरह से सतह से प्रेक्षित करता है, जहां प्रयोगकर्ता एक पेन या उंगली या अन्य साधन द्वारा कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। यह बोर्ड दीवार पर या किसी स्टैंड के सहारे लगा दिया जाता है, जिससे हम इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, टैप रिकॉर्डर या सीडी प्लेयर की शैक्षणिक योग्यता या उपयोगिता क्या होंगी? तो पहला हुआ, भाषा शिक्षण में छात्रों के उच्चारण सुधारने में या सुधारने में उपयोगी होता है। दूसरा होगा, शिक्षा का शिक्षण में शिक्षक विद्यार्थी प्रशिक्षकों को प्रभावी पृष्ठ पोषण प्रदान करने में उपयोगी होता है। संगीत शिक्षण में विभिन्न वाद्य यंत्रों की आवाज़ों और रोगों के शिक्षण में उपयोगी होता है। और लास्ट होगा, शैक्षिक प्रसारण और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को रिकॉर्ड कर पुनः सुनाने और प्रयोग सुधार में उपयोगी होता है। ये टैप रिकॉर्डर होता है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ओवरहेड प्रोजेक्टर के कक्षा शिक्षण में प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इसकी सहायता से समूह या कक्षा को प्रक्षेपित चित्र, नक्शा, ग्राफ, सारणी इत्यादि बताया जा सकता है। शिक्षण को अधिक रुचिकर भी बना सकते हैं इसके द्वारा, और विषय वस्तु को कम समय में अधिक प्रभावी ढंग से बताया जा सकता है। इससे हम समय का बचत कर सकते हैं। उसके बाद में समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? देखिएगा, समाज में विभिन्न रूप से सक्षम बच्चों को विद्यालयों में अन्य विषय से योग्य बच्चों के साथ में शिक्षा जो दी जाती है उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है गाइस, परिभाषा रट ले बिल्कुल। सहायक तकनीकी से क्या तात्पर्य है? यह तकनीकी निर्योग्यता वाले बालकों की क्रियात्मक क्षमता को बढ़ाने हेतु काम में लाई जाती है। यह अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत क्षमता में वृद्धि करने के काम में ली जाती है। अगला क्वेश्चन, अनुदेशन तकनीकी क्या है? तो यह तकनीकी अनुदेशक या शिक्षक की क्रियात्मक क्षमता को बढ़ाकर उसे विशिष्ट बालकों को पढ़ाने के लिए योजना बनाने में मदद करती है। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुदेशन तकनीकी उपकरणों और सामग्रियों के प्रयोग द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का एक मार्ग या विधि होती है, जिसे हम अनुदेशन तकनीकी कहते हैं। अब देखिएगा, मेरे साथ साथ पढ़ते जाएं आप बिल्कुल। अगला क्वेश्चन,
सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या है? तो सूक्ष्म शिक्षण एक सरलतम शिक्षण अभ्यास विधि है जिसकी विद्यार्थी और शिक्षक छोटे समूह या छोटा सा प्रकरण या छोटे से काल के लिए एक कौशल का अभ्यास करने हेतु अपनी प्रस्तुति पृष्ठपोषण हेतु देता है। पृष्ठपोषण स्वयं रिकॉर्डिंग से अथवा कक्षा में उपस्थित साथियों एवं अध्यापकों से प्रस्तुत किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। उत्तरोत्तर प्रगति हेतु गलतियों का निवारण हेतु पुनः प्रस्तुति भी की जा सकती है, उसे हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप याद रखिएगा क्वेश्चन। अगला देखेंगे, अनुभवों का संकु किसे कहते हैं? तो जो शिक्षाविद थे एडगर डेल, उन्होंने विभिन्न सहायक सामग्री व शिक्षण अधिगम सामग्री को प्रभावशीलता के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक सहायक सामग्री को प्रभावशीलता के कारण ही अधिगमकर्ता विभिन्न अनुभवों को ग्रहण करता है। इस प्रकार सहायक सामग्री की उपयोगिता और प्रभावशीलता के आधार पर अनुभवों का संकु निर्मित होता है। इस प्रकार के वर्गीकरण सहायक सामग्री के प्राप्त अनुभव वो अनुभवों का संकु कहलाता है। अच्छी परिभाषा है, आप योग याद रखें। 2 नंबर के 1 नंबर के लिए आ सकता है। अब देखिए दल शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं। टीम टीचिंग एक विधि है ये, तो देखिए इसके सिद्धांत क्या है। कक्षा के आकार और संरचना का सिद्धांत कैसा होना चाहिए। दल शिक्षण के उद्देश्य तथा कुछ विषयों में विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से कक्षा का आकार होना आवश्यक है कि अधिगम स्थिति की आवश्यकता के अनुसार समूह का आकार व स्थान होना चाहिए। निर्देशन के स्तर का सिद्धांत दूसरा है। समूह के विद्यार्थी शिक्षकों के व्यवहार प्रारंभिक व्यवहार और दृढ़ और निश्चित होना चाहिए। दल शिक्षण के प्रत्येक सदस्यों का प्रस्तुतिकरण कक्ष में सामंजस्य युक्त होना चाहिए। तीसरा पॉइंट होगा इसका, शिक्षकों को उसके दायित्व को प्रदत्त करने का सिद्धांत। शिक्षकों के कर्तव्य उनकी दक्षताओं के अनुसार सटीक होने चाहिए, अर्थात दायित्व उनके विषय और रुचियों से संबंधित होने चाहिए। अगला पॉइंट होगा अधिगम वातावरण का सिद्धांत। सटीक शिक्षण सहायक सामग्री व अन्य विधाओं का उपयोग करते हुए अधिगम वातावरण का निर्माण करना चाहिए। समग्र वातावरण का समुचित उपयोग करने का दायित्व शिक्षक पर होता है, जैसे कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि का उपयोग होना चाहिए। उसके बाद समय तत्व का सिद्धांत। उप प्रकरणों पाठ्य के प्रमुख व्याख्यान समूह कार्य के अनुरूप समय का निर्धारण करना चाहिए। एक लचीली समय सारणी आवश्यक है तथा सभी पाठ एक समान अवधि में नहीं होने चाहिए। पर्यवेक्षण का सिद्धांत। दल शिक्षण का उद्देश्य विशेषज्ञ शिक्षकों का उपयोग करते हुए विषय सामग्री का विकास व प्रस्तुत करना चाहिए। एक प्रकरण के ज्ञान के विभिन्न पदों को आत्मसात करने के लिए पर्यवेक्षण व मूल्यांकन भी आवश्यक है। जो कार्य सदस्यों द्वारा किया जा रहा है जो भी कार्य सदस्यों द्वारा किया जा रहा है वह कैसे और किस रूप में किया जा रहा है, विद्यार्थी इतना सीख रहे हैं आदि, इन सभी तथ्यों का मूल्यांकन करते रहने से दल शिक्षण को उचित दिशा मिलती है। तो ये हमारे सिद्धांत हो गए दल शिक्षण के। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अनुरूपित शिक्षण में गुण और दोष। अनुरूपित शिक्षण के गुण और दोष। तो देखिए गुण की बात करते हैं। पहला पॉइंट, इसके द्वारा वास्तविक कक्षा का सामना करने से पूर्व कक्षा व्यवहारों में परिचित कराया जाता है। दूसरा पॉइंट, प्राप्त सुझावों के द्वारा अपने शिक्षण व्यवहार में सुधार लाने के लिए तकनीकी अति प्रभावी है। नंबर 3, विद्यार्थी शिक्षकों में आत्मविश्वास विकसित करने हेतु यह उपयोगी होती है। नंबर 4, इसके द्वारा सामाजिक कौशल का विकास किया जाता है। नंबर 5, पृष्ठपोषण प्रदान करने के लिए आवश्यक होती है। नंबर 6, पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की क्षमताओं का विकास किया जाता है। नंबर 7, तर्कपूर्ण ढंग से व्याख्यान करने और प्रदर्शन की क्षमताओं का विकास किया जाता है। नंबर 8, शिक्षण के विभिन्न कौशलों का विकास भी किया जाता है। ये सब हमारे अनुरूपित शिक्षण के गुण हुए। अब दोष की बात करते हैं, देखिएगा। एक वयस्क को बालकों की भूमिका का निर्वहन करने में कठिनाई महसूस होती है। दूसरा दोष होगा, वे छात्र को पर्यवेक्षक की भूमिका में होते हैं। वे अपने साथी विद्यार्थी शिक्षकों के संबंध में पसंद के अनुसार कार्य का निर्णय दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, अनुरूपित शिक्षण द्वारा सीखने में बहुत अधिक समय लगता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, OHP के उपयोग की विधि क्या है। ओवरहेड प्रोजेक्टर 2016 में आया था, 20 में भी इसके चांस हैं।
देखिए, इस उपकरण की सहायता से चार्ट, चित्र, नक्शा, सारणी इत्यादि को स्क्रीन पर ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाता है। यह प्रोजेक्शन जो प्रोजेक्टर है वो कक्षा में विद्यार्थी शिक्षकों के सामने दीवार पर लगी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जाता है। OHP की सहायता से शिक्षण को अधिगम, प्रतिपक तथा अधिक रुचिकर बनाया जा सकता है। इसकी सहायता से शिक्षक कम समय में अधिक विषय सामग्री का शिक्षण कर पाता है। अब इसकी विधि देखेंगे आप लोग। ओवरहेड प्रोजेक्टर धातु के बक्से का बना होता है। लगभग 1000 वाट का बल्ब और उसके अवतल रिफ्लेक्टर लगा होता है उसके अंतर्गत। बॉक्स की तरफ एक ऊर्ध्वाधर रॉड लगी होती है जिसमें ऑब्जेक्टिव, उत्तल लेंस और एक समतल दर्पण लगा होता है। इसके अतिरिक्त बक्से में एक कूलिंग फैन लगा होता है जो बल्ब से निकली ऊष्मा को कम करता है। इसका उपयोग करने के लिए ओवरहेड प्रोजेक्टर को मेज पर रखा जाता है, जिसके समतल दर्पण को पर्दे की दिशा में रखते हुए ट्रांसपेरेंसी के ग्लास को ऊपर की ओर रखते हुए इमेज को स्क्रीन पर केंद्रित किया जाता है। दिखाई गई इमेज ब्राइट या स्पष्ट दिखाई दे इसके लिए समतल दर्पण को एडजस्ट करके सेट किया जाता है। इमेज में जो भी बिंदु दर्शाना होता है उसे शिक्षक पॉइंटर की सहायता से ट्रांसपेरेंसी शीट पर अथवा प्रक्षेपित चित्र में समझाता है। इस तरीके से हमारे टोटल ये जो क्वेश्चन पेपर है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी कंप्लीट होता है। तो आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ के जाइए। मैं दावे के साथ में कहता हूँ आपको 20 नंबर में से 8 नंबर तो आराम से श्योरली ही मिल जाएंगे। आप लोग 8 नंबर के दावेदार बनिए और पास हो जाइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले पेपर के साथ में कला शिक्षण के साथ। तो इस 9वां पेपर है, मैंने आपको पहले 10वां डाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 9वां और 10वां एक ही दिन होगा। तो इसकी जो समय सीमा दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप लोग 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में होगी। 2 बजे से 4 बजे के बीच में होगी। ठीक है, 2 फरवरी को होगा। पासिंग मार्क्स कैसे लाने इनको पहले पढ़ के जाएँ आप लोग। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में दोस्तों। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए, आप प्यार दीजिए हमें। धन्यवाद, वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं।